प्रदीपन यानी कि आप इसे कह सकते हैं, इसके पहले हमने बताया था प्रदीप्ति, प्रदीप्ति या आपका इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन ये आपका चैप्टर है, या इसको कह सकते हैं रोशनी। और इसके पहले आपके हमने लेक्चर में आपको बता दिया था कि प्रदीपन या प्रदीप या इल्यूमिनेशन या रोशनी या प्रकाश, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम इस पर निर्भर करते हैं, इस पर जानकारी देते हैं कि फैक्टर ऑफ द इल्यूमिनेशन यानी किस पर निर्भर करता है, क्या आपका जो प्रदीप की व्यवस्था है, जो प्रकाश की व्यवस्था है, वो उसके कारक कौन कौन से, यानी फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी प्रदीप्ति के कारक कौन कौन से हैं, वो कारक होते हैं ये आपके, मैंने आपको समय कम बचाने के लिए मैंने किया कि इसमें प्रदीप के कारण यानी प्रकाश की व्यवस्था जो निर्भर करती है उसके कारण कौन कौन से हैं। एक तो होता है कि स्थान की ऊंचाई, यदि आपकी स्थान की ऊंचाई ज्यादा है, नहीं आपने बल्ब को बहुत ज्यादा ऊपर लगा दिया है, तब भी आपके स्रोत तक आपकी प्रकाश व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी बात होती है कि उसकी उपयोगिता, यानी कितनी हमारी उपयोगिता, कितना हमें प्रकाश की व्यवस्था हमें कहां पर कितना चाहिए, ये भी निर्भर करता है। और तीसरा होता है कि अवपात, यानी कि वो प्रकाश कहां पर कितना फोकस हो रहा है, कहां पर कितना गिर रहा है, जितना जब आपको जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें होती हैं। यदि स्थान की ऊंचाई की बात की जाए तो उन पर ये चार बिंदु बहुत निर्भर करते हैं। यानी पहला है स्थान की ऊंचाई में कि प्रकाश स्रोत की तल जो व्यवस्था है, यानी उसका जो आपका स्थल है, स्थान है, वो आपका प्रकाश स्रोत का तल क्या है, यानी कि उसका बल्ब की ऊंचाई कितनी है, या आप जहां पर बैठे हुए जहां पर आपको प्रकाश की व्यवस्था चाहिए वो आपकी कितनी है। दूसरा निर्भर करता है कि प्रकाशित क्षेत्र, यानी कि आप मान लीजिए कि बल्ब छोटा सा लगाया आपने, आपका 3 वाट 4 वाट 5 वाट, और आपको काफी ज्यादा एरिया कवर करना है, तो उसके लिए उसके हिसाब से हमें प्रकाशित व्यवस्था के लिए, प्रदीप्ति के लिए, यानी प्रकाश की रोशनी के लिए हमें उस प्रकार का हमें बल्ब का यूज करना पड़ेगा, यानी प्रकाश की व्यवस्था उस तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से हमारा क्षेत्र है, जिस तरह से हमारा जहां पर उपयोग करना है। तीसरी बात आती है कि प्रकाश की विधि, यानी विधि क्या अपनाया है आपने, कि ये आपका जो डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के आपने प्रकाश की विधि को लिया है, डिपेंड किस पर कर रहे हैं आप। और चौथा आपका निर्भर करता है कि आप कहां पर लगाए हो, कि आप सबसे ऊपर छत पर प्रकाश की व्यवस्था किए हैं कि आपने दीवार पर आपने व्यवस्था की है। इसके साथ साथ ये भी निर्भर करता है कि मान लीजिए ये आपका है दीवार, तो दीवार के साथ साथ क्या होता है कि इस पर यदि कलर जो है आपका डार्क है, यानी आपका गाढ़ा है, यानी इस पर जो आपने कलर लेयर बनाया है वो बहुत ज्यादा हो गया है, डार्क हो गया है, बहुत गाढ़ा हो गया, तो वो क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित करने के कारण भी आपका क्या होता है, प्रकाश आप तक सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता और अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाता। इस कारण से कहा जाता है कि यदि हमारा जो सबसे बड़ी, यदि हम बात करें, यदि हमें डार्कनेस की बात, यदि गाढ़े रंग की बात करें, यदि काले रंग की बात करें आप, तो यदि इसमें यदि आपको प्रयोग करना है तो यहाँ पर आपका प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है, आपका प्रकाश अवशोषण का कार्य करता है। लेकिन यदि हम सफेद कलर का उपयोग करें, सफेद कलर का उपयोग करते हैं जो आपका फीका होता है, तो यहाँ पर प्रकाश जैसे ही पड़ेगा वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और इसकी वजह से कारण क्या होगा कि आपको वस्तु, जो कि प्रकाश की यही परिभाषा है, ये प्रकाश के बारे में आपको बताया जाता है कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु पर किसी प्रकार की प्रकाश आपका पहुंचता है, और उस प्रकाश पहुंचने के बाद उससे रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन होता है, तब हमारी आंखों पर उस वस्तु की दृष्टि, उसकी पूरा चित्र बनता है और आपको वो वस्तु दिखाई देती है। तो सफेद कलर जो होता है, व्हाइट कलर जो होता है, वो आपका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन का कार्य करता है प्रकाश का, और जो काला रंग होता है वो आपका प्रकाश यानी लाइट का अवशोषण करता है, वो आपका ज्यादा यूज करता है। तो ये चीजें आपका जरूरी है कि छत या दीवार का जो कलर है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है, यानी किस प्रकार का है, ये भी डिपेंड करता है। यानी ये आपके प्रदीप यानी प्रकाश के कारक है कि स्थान की ऊंचाई क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसका अनुपात क्या है, और उसके साथ साथ ये आपके प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाशित क्षेत्र क्या है, या प्रकाश की विधि कौन सी आपने ली है, और चौथा आपका छत या दीवार यानी कि उसका रंग कैसा है, उसकी आपकी जो दीवार के आपने पुताई की हुई या उसका कलर कैसे किया हुआ है वो कौन सा है। दूसरी बात होती है कि मैं आपको यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर बनाया है, इसकी भी जरूरत होती है आप लोगों को जानने की कि ये आपका जो है
कि जो न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था किसी स्थान की कहीं पर होता है वो इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्रकाश जो व्यवस्था नापते हैं लक्ष्य में नापते हैं। देखिए कहीं पर यदि आप होटल में कहीं पर प्रकाश की व्यवस्था करने जा रहे हो तो वहां कम से कम, होटल हो गया, हॉल हो गया, तो उसके एरिया के हिसाब से कम आपका 85 यानी 85 लक्स आपका वहां पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कहीं पर लैब में जा रहे हैं या बैंक की आपने व्यवस्था की है, वहां पर आपको लाइटनिंग की व्यवस्था करनी है, तो कम से कम 130 लक्स वहां पर आपको व्यवस्था होनी चाहिए। ऑपरेशन रूम में भी आप कर रहे हैं तो कम से कम 160 से 250 लक्स की आपकी जरूरत पड़ती है। आपकी ड्राइंग हॉल हो गया, ड्राइंग यहाँ जहाँ पर आप बना रहे हैं, यहाँ ऐसे क्षेत्रों में वहां पर क्या होगा कि यहाँ 250 से 500 लक्स आपका उपयोग होता है। स्टोर गैलरी जो होता है, या स्टोर में हो गया या गैलरी में हो गया, तो वहां सिर्फ आपका 30 से 35 लक्स की जरूरत होती है। ये या आपकी सीढ़ी हो गई, वहां पर भी आपका 30 से 35 लक्स की जरूरत होती है। आपके शोरूम हो गए कहीं पर तो 160 आपके उपयोग होते हैं। तो ऐसे जगहों पर आपकी इतने लक्स की जरूरत पड़ती है। लक्स क्या है? लक्स मीटर होता है जो प्रकाश का मापन की एक इकाई है, और ये आपका क्या होना चाहिए? इतना आपका कम से कम प्रकाश की व्यवस्था होनी ही चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर पूछता है कि कैंडल पावर यानी आपका फुल कैंडल पावर कितना है, और इसके बाद दक्षता पूछता है, एफिशिएंसी पूछता है। तो जैसे क्वेश्चन आपका है कि एक 250 वोल्ट 0.4 एम्पीयर बल्ब कुल 2000 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो उसकी औसत कैंडल पावर और दक्षता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुल फ्लक्स कितना है? 2000 ल्यूमेन फ्लक्स आपका है, और वोल्टेज दिया गया है 250 वोल्ट, और करंट दिया गया है 0.4 एम्पीयर। अब इसमें पूछ रहा है कि आपका औसत कैंडल पावर। तो कैंडल पावर के बारे में आप जानते हैं कि कुल फ्लक्स कितना हो रहा है, कुल फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है, और बटे में आपका 4 पाई, ये मैंने लिखा था पहले, ये आपका सीपी यहाँ पर कैंडल पावर की बात करता है। तो कुल फ्लक्स कितना है आपका? 2000 आपका है, और 2000 बटे 4 पाई यदि आपका निकालेंगे तो यानी कि ये आ गया 2000 बटे 4 गुणे 3.14, ये करेंगे तो आपका जो प्राप्त होगा वो होगा आपका कुल, यानी कि कैंडल पावर, औसत कैंडल पावर आपकी प्राप्त हो जाएगी। यदि यहीं पर आपके दक्षता की बात की जाएगी, दक्षता यानी इफिशिएंसी की बात की जाएगी, तो आउटपुट ल्यूमेन यानी आपका जो आउटपुट दे रहा है वो, और बटे इनपुट में जो आपने कितना वाट खर्च कर दिया, तो 2000 यहाँ पर देखिए ल्यूमेन आपका है, 2000 में 250 गुणे आपका 0.4 एम्पीयर यदि आप खर्च करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यदि इसको हल किया जाए तो 2000 बटे 250 गुणे आपका 0.4, तो 25 आपका हो जाएगा 8 बार 80, और ये हो जाएगा यहाँ 0, 4 दूनी 8 यानी 200 आपका ये आप परसेंट यानी 20% आपका यहाँ पर आएगा। यानी इफिशियंसी आपकी जो आ गई वो आ गई आपकी 20% आपकी दक्षता यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, और ये आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा कि ये इस तरीके से आप इसका भी निकालने के लिए प्रश्न आता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि आपका कैंडल पावर बराबर कुल फ्लक्स बटे आपका 4 पाई, और बल्ब की दक्षता, यदि किसी बल्ब की दक्षता एफिशिएंसी निकालना हो तो वो आपका होगा आउटपुट ल्यूमेन यानी कि आपका जो प्रकाश की व्यवस्था हो, और बटे कुल कितना इनपुट वाट में दे रहे हैं, और वाट बराबर क्या होता है? P, और P बराबर होता है V इंटू I होता है, यानी वोल्टेज और धारा का गुणनफल ही आपका पावर होता है। तो इनसे आप भाग दे दोगे तो आपका यह मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो आपका जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो रहा है आपका कितना? ये आपका 20%, यानी यहाँ पर जो आपका प्राप्त हो रहा है वो आपका 20 आपका दक्षता, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से प्रदीप्तन यानी आपका प्रदीपन या प्रदीप्त या इल्यूमिनेशन या रोशनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब प्रकाश की व्यवस्था में ये भी आपका पूछा जाता है कि प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। उसमें कई प्रकार का, जैसे आपका होता है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अप्रत्यक्ष व्यवस्था, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, फिर आपका इनके अलावा भी इसके और भी जुड़ी हुई चीजें हैं। हम आपको अगले क्लास में इससे जुड़ी हुई चीजें बताएंगे आपको, और इससे जुड़े यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।